एक तो बाकी लोगों को मैं बता दूं यार, ये जो नाम के आगे डॉक्टर लगाते हो ना आप लोग ना, इसकी वजह से रोज़ शाम को 5-7 फ़ोन मैसेजेज ऐसे आते हैं, रिपोर्ट आएंगी कि सर इसकी दवाई बता दो। तो उनको बता दे भाई हम वो मेडिकल वाले डॉक्टर नहीं है, तो हमें मास्टर देवेंद्र बलारा बोल दो, ज़्यादा बढ़िया। तो सरकार मुझे मेरी मर्जी के बिना डिटेन कर सकती है, मुझे पकड़ के लेके जा सकती है। जैसे आपने पहले देखा होगा ना, अस्पताल वाले आ जाते थे और उठा के ले जाते थे, ऐसे ही अब क्या होगा, आपको लेके जाना है, आपको ख़त्म करना है, आपकी बहू बेटियों के साथ उनको कुछ करना है, जो भी उठाना है, बिना किसी कोर्ट के आदेश के, बिना किसी जांच के, वो उठा के लेके जा सकते हैं। ये उन लोगों का संगठन है जो जागे हुए हैं, ये उन लोगों का समूह है जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हैं, ये उन लोगों का समूह है जो सरकार की हर दमनकारी नीति का विरोध करने के लिए 24 घंटे टोच पे रहेंगे और हमेशा तैयार रहेंगे, चाहे आप रात के 12 बजे कोई कॉल कर लीजिए, चाहे जो मर्जी कॉल कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धांत राजपूत और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। और आज हम आए हैं कुरुक्षेत्र। आज हमारे साथ है डॉक्टर देवेंद्र बलारा, जिनसे हम बात करेंगे पब्लिक हेल्थ पे। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं धन्यवाद भाई। तो सर मेरा सवाल ये है कि जो हेल्थ बिल जो आ रहा है, जिसके बारे में सर आपने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, और सर आपने बोला है कि जो बिल अगर आ गया तो सर गुलामी पक्की है। तो सर इस बिल में ऐसा क्या है जो आप इतना डरा रहे हैं पब्लिक को? एक तो बाकी लोगों को मैं बता दूं यार, ये जो नाम के आगे डॉक्टर लगाते हो ना आप लोग ना, इसकी वजह से रोज़ शाम को 5-7 फ़ोन मैसेजेज ऐसे आते हैं, रिपोर्ट आएंगी कि सर इसकी दवाई बता दो। तो उनको बता दे भाई हम वो मेडिकल वाले डॉक्टर नहीं है, तो हमें मास्टर देवेंद्र बलारा बोल दो, ज़्यादा बढ़िया। दूसरी बात, मेडिकल हेल्थ बिल जो नेशनल हेल्थ बिल है और जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, उसको अगर आप समझेंगे तो उसका बिल्कुल जो इंटरनेशनल ट्रीटी है WHO की, उसके साथ सीधा सीधा संबंध है। जो WHO की ट्रीटी कहती है वही नेशनल हेल्थ बिल कहता है। WHO की ट्रीटी बोलती है कि अगर वो एक्शन में आएगी तो उस वक्त देश का संविधान जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा और सब कुछ वो चलेगा जो WHO कहता है। और नेशनल हेल्थ बिल क्या कहता है, उसके पूरे के पूरे पॉइंट्स हैं, अगर मैं आपको सिरे से बताऊं, जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है, उसके अंदर बाकायदा साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका पार्सल तक भी, मतलब आपके जानवर, आपका घर का सामान, आपका बेड, आपका एनिमल, आपके पेट्स, आपके पशुधन, आपकी फसल, आपका घर, जिसके ऊपर भी सरकार को शक हो जाता है कि ये कंटामिनेटेड है, इसके ऊपर वायरस है, सरकार उसको डिसइंफेक्ट और डिसइंसेक्ट कर सकती है। और डिसइंफेक्शन और डिसइंसेक्शन की डेफिनेशन में सरकार बोलती है कि उसका मतलब है ख़त्म करना, जलाना, उसको रोगाणु मुक्त करना, मतलब उसको जलाने तक भी, मतलब उसको मारने तक भी है, किल भी है उसके अंदर। यानी कि ये आपके लोगों को मतलब आपके जानवरों को और उन पेट्स को मारने का भी इजाज़त देता है, मारने की इजाज़त देता है। तो नंबर 2, इसके अंदर एक चीज़ लिखी हुई है कि आपके घर के किसी आदमी के ऊपर उनको शक हो जाता है। यानी अगर मान लीजिए मैं आया अभी कुरुक्षेत्र से गया और सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि कुरुक्षेत्र को रेड जोन घोषित कर दिया, मेरे चंडीगढ़ पहुंचते ही वहां पे खबर चली जाएगी, मेरा मोबाइल लोकेशन बताएगा कि ये बंदा जो है, उन्होंने कहा ये ऐप डाउनलोड करो और उस ऐप बताएगी कि आप क्या कर रहे हो, तो उस ऐप के बेसिस पर इंफॉर्मेशन होगी। और जब ये पता लगेगा कि मैं कुरुक्षेत्र से आया था, तो सरकार मुझे मेरी मर्जी के बिना डिटेन कर सकती है, मुझे पकड़ के लेके जा सकती है। जैसे आपने पहले देखा होगा ना, अस्पताल वाले आ जाते थे और उठा के ले जाते थे, ऐसे ही अब क्या होगा, आपको लेके जाना है, आपको ख़त्म करना है, आपकी बहू बेटियों के साथ उनको कुछ करना है, जो भी उठाना है, बिना किसी कोर्ट के आदेश के, बिना किसी जांच के, वो उठा के लेके जा सकते हैं। वो उसके ऊपर जो मर्जी लेबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं, उनका जिस तरह से मर्जी एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उनको जो मर्जी दवाई दे सकते हैं, मतलब आपको कुछ भी लगा सकते हैं, आपको कुछ भी मतलब खिला सकते हैं, आपको क्वारंटाइन कर सकते हैं, आपको आइसोलेशन के साथ साथ आपके साथ जो मर्जी कर सकते हैं। और हो सकता है 14 दिन के बाद, जैसे पहले किया इन्होंने कि रात को ले गए अस्पताल में, सुबह बॉडी पकड़ा दी, हो सकता है ऐसे भी कर दें। तो ये इसके अंदर दूसरा प्रावधान है। तीसरा प्रावधान वो कहते हैं कि जैसे लॉकडाउन जैसे नियम या किसी ऐसे नियम का अगर हम पालना नहीं करते हैं, अगर हमसे गलती से वो नियम टूटा है तो 5,000 रुपये फ़ाइन है पहली बार में, और अगर हमने जानबूझकर तोड़ा है तो 50,000 रुपये तक फ़ाइन है, बल्कि 2 साल की कैद भी है, 3 साल की कैद भी। दूसरी बार ज़्यादा बढ़ के 10,000 है, फिर एक में 25,000 है, फिर 1 लाख है, इस तरह से करके वो कानून है।
फिर इससे आगे सेक्शन में क्या बोलते हैं मिसलिनियस में कि अगर ये जो सेक्शन 3, 4 और जो ये 8, 9 जो सेक्शंस थे जिनके मैंने जिक्र किया है, इन सेक्शंस की वायलेशन आपने की, सरकार के अधिकारी ने आपको मान लीजिए गलत किया था और सरेआम ये साबित हो जाता है कि सरकार के अधिकारी ने आपके साथ गलत किया, तो सरकार के अधिकारी के ऊपर कोई केस नहीं बनेगा, ये उसमें लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने जो किया वो गुड फेथ में किया, दुनिया के फायदे के लिए किया। दूसरी इसके अंदर गड़बड़ क्या है, इसी मिसलिनियस के अंदर दिया हुआ है कि सेक्शन 3, 4, 5 वायलेशन जब आप करते हो और सरकार का कोई अधिकारी जो आपके ऊपर गलत अपने पावर का मिसयूज करता है, उस केस में इन सारे के सारे जो आपके साथ किया सरकार के आदमियों ने, इनके खिलाफ कोई भी कोर्ट माइंड इट, ये बहुत गौर से समझने की बात है, कोई भी कोर्ट कोई आपका केस नहीं ले सकती। कोर्ट को आदेश ही नहीं है, यानी कि 135 करोड़ लोगों को नेचुरल जस्टिस से वंचित कर दिया गया। अब इससे खतरनाक कोई कानून हो जाए मुझे तो समझ में नहीं आएगा। आपकी आज़ादी सिंपल है, आप सरकार के कहे पे चलोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और आपको पूरी तरह काबू करने के लिए इन्होंने आपके आधार कार्ड का, आपके सारे डेटा का, आपके CCTV कैमराज, आपके ऊपर सर्वेलेंस लगाने का पूरा इंतजाम इन लोगों ने कर रखा है। इनको रोजी रोटी बच्चों लोगों की रोजगार की चिंता नहीं है, लेकिन इनको CCTV कैमरे लगाने की बहुत चिंता हो रखी है। सर लेकिन आप बहुत टाइम से ये आंदोलन कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पर सर अब देखने को एक नई चीज़ आई कि किसान नेता भी आपके साथ जुड़ गए हैं, तो सर क्या अगर ये बिल पास हो जाता है तो उसके बाद आपका क्या एक्शन होगा? अरे पहली बात तो ये है, हरियाणा ऐसी भूमि है, यहाँ कुछ गांव ऐसे हैं जिन्होंने मुगलों के दौर में भी कोई टैक्स नहीं दिया था, तो ये तो क्या चीज़ है। अभी तक जो ये कर पाए ना, वो इसलिए कर पाए कि गुड फेथ में कर पाए। लोगों ने ही ये कहा था कि कांग्रेस को भगा देंगे तो इन चोरों को भगा देंगे तो इनको लेके आएंगे, देश बच जाएगा। लोगों को नहीं पता था कि उन चोरों को भगा के तुम डाकुओं को, लुटेरों को, लुच्चों को, लफंगों को, वाहियात लोगों को लेके आओगे। ये गलती हो गई, लेकिन अब पूरे देश समेत हरियाणा तो पूरी तरह से जाग चुका है। आपने देखा स्कूल अपने आप खुलवाए, कोई टैक्स नहीं दिया, कोई जुर्माना नहीं लगता, कहीं पर भी वो चालान कटते हो, बेशक हरियाणा में नहीं कटता है, किसी की औकात नहीं है। 4 जिलों में कागजों में देने के लिए, ऊपर पापा जी को बताने के लिए, बिल गेट्स को बताने के लिए मोदी जी ने कहा हमने 4 जिलों में कर दिया, लेकिन चारों जिलों में कोई चालान नहीं कटता है। पुलिस वाले अपनी जेब से चालान के पैसे दे रहे हैं, भाई साहब लोगों के नहीं काट रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ जनता सरकार मोर्चा की टीम खड़ी है और तुम्हारी वोट लगा देगी। अभी चंडीगढ़ के अंदर वहाँ पे पुलिस वालों ने पकड़ लिया हमारी टीम को, जब वो उसको प्रिंसिपल को समझाने जा रहे थे कि तुम माँ बाप की मर्जी के बिना नहीं लगा सकते, उनको बिना लिखित कंसेंट, क्योंकि 18 साल से छोटे बच्चे हैं। प्रिंसिपल ने पुलिस बुला ली, पुलिस थाने में गए, हमारी टीम तैयार हो गई, वहाँ से हम राजस्थान से आने लगी, हरियाणा से तैयार हो गई, CID पहुँच गई, उसी टाइम उनको आधे घंटे में छोड़ दिया। तो अब सरकार को ये तो पता लग गया कि जनता सरकार मोर्चा के साथ तो पंगा लेने का नहीं है। और अब जनता सरकार मोर्चा का जो परिवार है वो इतना बड़ा होता जा रहा है। आज चढ़ोनी साहब अंदर बैठे ही हुए हैं, तमाम संगठन बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र से लेकर के राजस्थान से लेकर आपके मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, इधर बैंगलोर से लोग आए हुए हैं। तो आप समझिए कि सारा देश जाग रहा है। उत्तर प्रदेश से भी आपका पूरा डेलीगेशन आया हुआ है, तो पूरा देश जाग रहा है धीरे धीरे। और सभी लोग ये सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए कई लोगों को ये लगता है कि लोग अपना संगठन का विस्तार कर रहे हैं। मेरे संगठन का नाम है निडर, NIDER। सुनील के संगठन का नाम है नेचुरल इंडिया हेल्दी इंडिया, ठीक है। और राजीव दीक्षित मंच हरियाणा, सुशील के मंच का कुछ और नाम है, अंकुश भाई का कुछ और है, रोड बिरादरी ऑफ हरियाणा। इस तरह से सारे संगठनों ने मिलके एक मोर्चा बनाया है। तो जनता सरकार मोर्चा किसी का संगठन नहीं है, कोई बपोती नहीं है। ये उन लोगों का संगठन है जो जागे हुए हैं, ये उन लोगों का समूह है जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हैं, ये उन लोगों का समूह है जो सरकार की हर दमनकारी नीति का विरोध करने के लिए 24 घंटे टोस पे रहेंगे और हमेशा तैयार रहेंगे, चाहे आप रात के 12 बजे कोई कॉल कर लीजिए, चाहे जो मर्जी कॉल कर लीजिए। तो अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी है, अभी तो सिर्फ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नेताओं ने आज समझा, आज किसान नेताओं ने एक हमारे को जो रिपोर्ट दी वो ये कही कि भाई ये सारी बातें हमें तो पता ही नहीं थी, और इतनी सारी बातों का पता लगने के बाद अब तो वाकई में बहुत खतरनाक समय आने वाला है हमारे बच्चों के लिए। तो ये पूरी तरह से जो सरकार षड्यंत्र कर रही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंतर्गत, इसको नाकाम हम लोग करेंगे, इसको किसी भी हाल में हम कामयाब नहीं होने देंगे। और सारे किसान नेता साथ में हैं। चढ़ोनी साहब ने अपने पूरी की पूरी टीम का, पूरी भारतीय किसान यूनियन का समर्थन जो है वो दे दिया है, साथ में और दूसरे जो डेलीगेशंस आए हुए हैं। और अभी हम बाकी के संगठनों से बात कर रहे हैं, रोडवेज वालों से, मतलब LIC वालों से, बैंक
बैंक वालों से और बाकी सभी संगठनों से हम लोग बात कर रहे हैं कि क्योंकि ये दौर वो नहीं है कि हम किसी एक संगठन को मतलब ये सोच के चलें कि हमें संगठन बड़ा करना है। ये दौर है इकट्ठे होकर के लड़ने का, हिंदू मुसलमान का, बाकी सारी जातियों का, ईसाइयों का, सिखों का, सबका मिल करके, और यकीनन हमारी एकता जो है इस पूरी की पूरी मुहिम को ख़त्म करेगी और इंसानियत को बचाएगी। सर मेरा एक आखिरी सवाल है कि सर हरियाणा की जो बात करते हैं कि हरियाणा में तो ये नहीं होगा या वो नहीं होगा, पर सर आपने देखा होगा कि हरियाणा के लोगों ने दोनों जो बूटी है वो दोनों सब ज़्यादातर लोगों ने लगवा ली डर के मारे। तो सर मैं इस बारे में आप जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हुआ सर, हरियाणा के लोग इसको समझ क्यों नहीं पाए? जो किसान आंदोलन में थे मैक्सिमम लोगों ने, लगभग 40 से 45% लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, किसी ने नहीं लगवाया होगा। और मेरे फादर ने भी फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया क्योंकि उनको उन डाकुओं की, राधा स्वामी डाकुओं की सत्संग में जाना था, सत्संग नहीं कुसत्संग में जाना था, और वो वहाँ जाने के लिए उनको फोर्स किया गया। अब क्योंकि जब आप किसी में आस्था होती है, आस्था ना आदमी को अंधा कर देती है, तो जब आपकी किसी में आस्था है और वो आदमी आपकी आस्था का दुरुपयोग करके इस तरह के फरमान जारी करता है जो कि बहुत गलत है, जो कि ये धर्मगुरु जितने हैं, जितने पंडे हैं, जितने मंदिरों वाले हैं, इन्होंने किसी ने भी विरोध नहीं किया, ये बहुत भयानक था। और बहुत सारे गुरुद्वारों में भी कैंप लगे, ये भी बहुत गलत था। बहुत सारे शिक्षण संस्थानों में लगे, ये बहुत गलत था। पॉलिटिकल पार्टियों के नेता नहीं बोले, तो एक्चुअली जिनको समझाना चाहिए था, जिनको वो लीडर मान रहे थे, वो लोग नहीं बोले। तो असली धोखेबाज हैं पढ़े लिखे लोग, असली धोखेबाज हैं टीचर्स, असली धोखेबाज हैं वकील, असली धोखेबाज हैं धर्मगुरु, असली धोखेबाज हैं नेताओं, जो पार्टियों के नेता, असली धोखेबाज है उस पंथ का मुखिया जिसको उस वक्त गद्दी दी हुई है और लोगों ने अंधा विश्वास दे दिया कि तुम आगे जो आदेश दोगे वो करेंगे, तो उन्होंने खुद ही लगवा दिया। अभी आप राम रहीम को देखो, उन्होंने जेल से वहां से अपनी फोटो भेजी कि मैंने लगवा ली है बूटी, तो पहले उनके अनुयायियों ने नहीं लगवाई हुई थी, फिर उन्होंने लगवा ली, लाइन में जाके खड़े हो गए। लेकिन जो किसान था तबका जो किसान आंदोलन में गया हुआ था, उसको पता था कि सरकार खेल खेल रही है। तो इनके मैक्सिमम लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने कहीं सचिवालय में जाने नहीं देंगे, रजिस्ट्री नहीं होने देंगे, बस में नहीं जाने देंगे, इस तरह की चीज़ों से डर करके केवल सर्टिफिकेट बनवाए हैं और उन्होंने लगवाए नहीं है। तो शरीर कम से कम बचा हुआ है, तो इस देश के भाईचारे ने और इस भ्रष्टाचार ने कम से कम हरियाणा को तो बचा लिया। सर मेरा एक सवाल और रहेगा बस आखिरी। तो सर इसमें मेरा सवाल ये है कि सर जिनको आप पढ़े लिखे एजुकेटेड मानते हैं, सर आपने देखा होगा कि जब ये बीमारी आई सर सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग थे वही उन्हीं की डेथ देखने को मिली, दूसरी लहर हो चाहे तीसरी लहर हो। सर जितने भी पढ़े लिखे लोग थे वही सारे इस स्कैम में फंसते चले जा रहे हैं। तो सर ये क्या है कि जो भिखारी है वो नहीं मर रहा, जो गरीब है वो नहीं मर रहा, पर ये जो पढ़े लिखे लोग हैं सर जिनको आप एजुकेट कहते हैं, सर आप भी उनको एजुकेटेड कहते हैं और आप भी अपने बच्चों को स्कूल में ही पढ़ाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सर ऐसे स्कूल का आप मतलब क्या आप बताना चाहेंगे ऐसे स्कूल के बारे में? देखिए, ये जो पढ़ाया जा रहा है ये पढ़ाई नहीं है, एक्चुअली प्रोग्रामिंग है। जिस तरह से आपको पढ़ाया जाता है उसी तरह का आप अपनी ज़िंदगी में समझ लेके पैदा होते हैं, आप आगे चलते हैं। दूसरा, मैं कभी भी पढ़े लिखे नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ, मैंने बोला कि कसूरवार थे पढ़े लिखे लोग, यानी कि वही लोग जिनको सो कॉल्ड हम लोग पढ़े लिखे बोलते हैं, जिनसे उम्मीद थी कि वो चीज़ों को गहराई से समझेंगे, और उन्होंने ही गूगल का सहारा लिया। गूगल तो सबसे ज़्यादा झूठ फैलाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लोगों का ही तो बनाया हुआ है। वही लोग मतलब इन नेताओं की बात मानते हैं जो उनके गुलाम हैं, इन डॉक्टरों की बात मानते हैं जो WHO के ट्रेंड करे हुए हैं। WHO तो वो रॉकफेलर फाउंडेशन का और बिल गेट्स का है। तो इसलिए क्या है खेल, मेरी जहाँ तक बात है, मेरा बच्चा स्कूल में जाता ज़रूर है, पर उसको साफ साफ बोला हुआ है कि तुम्हारा क्रिटिकल एनालिसिस जहाँ पे ये कहता है कि ये टीचर तुम्हें गलत पढ़ा रहा है या तुम्हें गलत रास्ते ले जा रहा है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपने अगर इंटरव्यूज़ देखे हों बेटे के, जब मैं गिरफ्तार हुआ था, तो ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट दिस स्कैम एंड एवरीथिंग। उसने तो ये सारी किताबें पढ़ी हुई है। वो जो कन्फेशन ऑफ द इकोनॉमिक हिटमैन है, चाहे 1984 है, और चाहे द ग्रेट रीसेट है, तो वो सब कुछ पढ़ चुका है। उसे तो मालूम है कि ये पूरा का पूरा किस तरह खेल चलता है। कपिल के साथ उसकी वीडियो भी देखी होगी आपने। तो मेरा ये मानना है कि जो एलीट क्लास है, जो पैसे वाला है, जो लालची हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जो स्वार्थ में अंधे हैं, और जो कुछ भक्त हैं मूर्ख किसी भी पार्टी के, मतलब इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल बीजेपी के भक्त, उसमें केजरीवाल के भक्त हैं, राहुल के भक्त हैं, चौटालाज के भक्त हैं, किसी के भी हैं, सूरजेवाला, पुरजेवाला, खुरजेवाला, डुरजेवाला, सैलजा पैलजा, मतलब सबके भक्त किसी का भी है, वो बर्बादी का कारण है समाज की। और जो मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को ख़त्म कर रहे हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग
खिलाफ चल रहे हैं। तो उन लोगों के लिए तो यही है कि अभी वो सबसे ज़्यादा ले रहे हैं, तीसरी भी ले रहे हैं, और ल्यूक मॉन्टेग्नियर बोल के गए हैं कि जो तीसरी ले लेंगे वो अपना एड्स चेक करवा लो, तो वो धीरे धीरे निपट जाएंगे। और क्या रास्ता है अभी, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी हमसे जो संभाला जा रहा है, जिनसे समझाया जा रहा है, हम लोग समझा ही रहे हैं, और हम अपनी यात्रा को रोका नहीं है। दिन में जहाँ खड़े हैं, रात को जहाँ बैठे हैं, रात को जहाँ सोए हैं, सुबह जहाँ से उठे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, हम तो यही काम कर रहे हैं। मैं तो अगर कभी बाई चांस गाड़ी में अकेला होता हूँ तो सवारी बिठा लेता हूँ और 4 लोगों को सब जाते हुए समझाता हूँ रास्ते में। मतलब मैं कोई मौका नहीं चूकता हूँ जहाँ लोगों को नहीं समझाता। तो मुझे लगता है कि यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवालों के जवाब देने के लिए।